अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, हाउ इज इट गोइंग? It's really hot. It's very hot. I was just going to say, अगर तो आप कराची में हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या आपके हालात होंगे. The rest of the country, well, बारिश भी कहीं कहीं हुई है. So हाँ, बट अपने मौसम की बात करें तो 37-38 है. फील्स लाइक उससे ज़्यादा ही है. कल ऐसा लग रहा था कि सूरज सवा नेज़े पे आया हुआ है. अब ये मौसम कितनी देर इस तरह बरकरार रहेगा, इसकी भी हम आपको अपडेट देंगे. साथ साथ मैं पहले बता दूँ, कोई कराची में तो कोई हीट वेव की भी कुछ बातें हो रही हैं. सो उसकी हम पूरी अपडेट देंगे आपको. साथ साथ आपको पता है एक और इवेंट जिसके आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं थोड़ा अर्से पहले ही. बहुत से लोगों के लिए वो बेस्ट टाइम ऑफ द सीजन होता है, वो है बकरा ईद का टाइम. यू नो किड्स रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. बहुत से शौकीन अफराद रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. something that इंशाल्लाह मंडी अभी सजना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ PSL 11 में अच्छा सबसे बड़ी बात तो है, did we mention to you ये फ्राइडे को ये बात हो गई थी कि spectators are going to be allowed for the final match? नहीं ये अभी उसके बाद का फैसला है. हमारी बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई थी. ओके, तो फिर एक वो अच्छी खबर है कि फाइनल में एटलीस्ट स्पेक्टेटर्स जो हैं वो जा सकेंगे. लेकिन फाइनल में कौन सी टीमें जाएंगी, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर. PSL 11 में राउंड मैचेस के इख्तिताम पर हतमी 4 टीमों का फैसला हो गया है. पेशावर ज़ल्मी ने 17 पॉइंट्स के साथ पहली जगह जो है वो ली है. सो दे आर एट द टॉप ऑफ द टेबल. सामने आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 13 पॉइंट्स हासिल करके दूसरी, और मुल्तान सुल्तान्स ने 12 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की है. चौथी के लिए ना बड़ा इंटरेस्टिंग रहा मामला. और ये वो टीम है जो पहली मरतबा PSL का हिस्सा बनी है. ये वो टीम है जिसने अपने पहले चारों मैचेस हारे और उसके बाद जिस तरह कमबैक किया, इट वाज स्पेक्टेक्युलर. एक तो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को भी पीछे छोड़ दिया, कराची किंग को भी पीछे छोड़ दिया, और रन रेट की बुनियाद पर इसने प्लेऑफ्स में जगह बना ली. पॉइंट्स अगर देखें तो सारों के पॉइंट्स जो हैं इन तीनों के एक ही जैसे हैं, लेकिन रन रेट की वजह से हैदराबाद किंग्समैन आर एट द 4th पोजीशन. और विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई मीन अच्छा लगता है ना कि कोई एक नई टीम जो आई है, अब उनमें से एक तो इतनी हो कि आगे ज़रा एलिमिनेटर्स तक तो पहुंचे. एंड यू नेवर नो व्हाई जस्ट एलिमिनेटर्स, दे माइट बी इन द फाइनल एज वेल बिकॉज दे आर डूइंग रियली वेल. तो अब आपको बता दें कि जी इवेंट में पहले जो प्ले ऑफ का सिलसिला जो है ना वो होगा 28 अप्रैल से शुरू, फ्रॉम टुमारो बेसिकली. और कराची में होगा मैच एक, पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का. और 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान की टीमें बदले मुकाबिल होंगी लाहौर में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में, जबकि दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा. सो और फिर फाइनल भी लाहौर में ही होगा. फिर फाइनल भी 3 को आई गेस लाहौर में होगा. सो और साथ साथ बता दें आपको कि अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो आज से ऑनलाइन टिकटों की फ़रोख्त का आगाज़ हो जाएगा. और मैचेस स्टेडियम में आपको पता है देखने का हम सबको शौक है. ये इजाज़त हमें मिल नहीं रही थी, लेकिन एक ही मैच के लिए इजाज़त मिली है. मैं तो कहूँगा वैसे एक, अब जो बाकी रह गए उन सब में इजाज़त मिल जाए तो क्या ही अच्छा हो. आई एम थिंकिंग कि बस एक ही काफ़ी है. अच्छा, आपके लिए एक ही काफ़ी है. आई एम थिंकिंग कि देयर इज अ एक्यूट एनर्जी क्राइसिस मुल्क में एक चल रहा है, और एवरीबडी हैज टू पुट इन यू नो देयर कंट्रीब्यूशन. अवाम हैज बीन पुटिंग अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो बस ठीक है ना, तो अवाम के लिए एक मैच बहुत है. अच्छा, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन. अब्दुल्ला, क्यों आपने जाना था बाकियों में? मतलब जाहिर है आपको पता है एक मैच में कौन कौन चला जाएगा, इसलिए जरा 2-4 ऑप्शंस हो जाती हैं. एक कराची में खोल दें और एक लाहौर में. हाउ अबाउट दैट? क्योंकि फाइनल हो रहा है लाहौर में, सिर्फ लाहौर में आने के लोगों के पास ऑप्शन में डिसीजन मेकर आई वुड हैव परहैप्स डन जो आप कह रहे हैं कि एक मैच कराची में आवाम के लिए ओपन हो और एक लाहौर के लिए, तो दोनों शहरों में दोनों वेन्यूज पे एक मैच अवेलेबल हो जाए. तो भाई जियो पाकिस्तान की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, और अगर हो जाए तो अच्छा हो जाए कि एक कराची में हो जाए, एक लाहौर में हो जाए. लेकिन लाहौर में फाइनल तो हो ही रहा है. सो यू आर स्टिल गोइंग टू बी एबल टू वॉच इट इफ यू वांट टू, अगर आपकी टीमें जो हैं वो फाइनल में. और अगर आप नहीं जा रहे तो आप जियो सुपर और माइको पे मैचेस बराह रास्त देख सकते हैं. दैट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो आप सारे देख ही रहे. अच्छा जी, अब आ जाते हैं उस जंग पे जो कि शुक्र है सीज फायर मेंटेन हुआ है. ये सबसे अच्छी खबर एक्चुअली उस जंग के हवाले से है. मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे लेकिन मुज़ाकरात हो भी रहे हैं. सो ये सूरत हाल है. लेकिन एट द सेम टाइम ऑयल प्राइसेस का देखते हैं कि आज से मज़ीद बढ़ती हैं या कम होना शुरू होती हैं. फिर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या तब्दीली आती है. जो भी तब्दीली आएगी वो हमारी स्टॉक मार्केट को भी बराह रास्त इम्पैक्ट करेगी. सो अभी 9:30 बजे सूरत हाल और क्लियर हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें
देखना होगा। वो तो देख ही रहे हैं, काफ़ी अरसे से ये बात तो चल रही है ईरान अमेरिका के दरमियान फौरी तौर पर बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात जो है ना वो अब ज़रा मध्यम ही पड़ते जा रहे हैं, मगर सिफारती राब्ते जारी हैं, बैक डोर डिप्लोमेसी फुल ऑन चल रही है। हम कह सकते हैं कि उम्मीद का चिराग जो है ना वो अभी रोशन है और पाकिस्तान तो अपनी ऑब्वियसली कोशिशें कर ही रहा है। खुद ईरानी हुकाम भी काफ़ी सरगर्म है, ख़ास तौर पर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सिफारती जो मुलाकातें हैं ना वो अरूज पर है, मतलब बड़ी एनर्जी चाहिए इधर से उधर जा रहे हैं। राब्ते भी हो रहे हैं जिसमें से कुछ मंजर आम पर आ रहे हैं, कुछ नहीं भी आ रहे हैं। उधर अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात आने का सिलसिला भी कल भी जारी रहा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है, ईरान जल्द जंग ख़त्म हो जाएगी, ईरान जंग और हम फाते होंगे। उन्होंने कल फिर अपनी बात दोहराई कि ईरान में कुछ लोग मुनासिब हैं, कुछ लोग नहीं हैं। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है और हम यूरेनियम हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम लोग हैं। अब्दुल्ला एक टर्म है प्लीज वो यूज़ किया, फैंटास्टिक। अच्छा सुने क्या कहा। I called them back, our people. The flight is about 17 hours. We have great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. But, you know, it's a 17, 18-hour flight. I said, when is this meeting taking place? And it was like going to be on Tuesday, and it was Saturday, and they're leaving, you know, and by the time they get there, it's hours and hours and hours of flying. And I said, we're not doing this anymore. We have all the cards. If they want to talk, they can come to us or they can call us. You know, there is a telephone. We have nice secure lines, although I'm not sure any telephone line is secure, frankly. But we have secure lines, and if they want, we can talk. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday, and it was on Saturday that I was saying, when are we meeting? Tuesday, because it's so far. So great respect for Pakistan, but I will, because they've been terrific. They've really tried, and they'll stay involved. But we're going to do it by telephone. So if they want, they can call us. But again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. दूसरी तरफ कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गैर मामूली तौर पर मुतहर्रिक दिखाई दिए। अराग़ची साहब ने कल इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से दूसरी मुलाकात की है। अब्बास अराग़ची कल मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे थे और इससे पहले वो जुमे की रात भी इस्लामाबाद में थे। ओमान के सुल्तान से भी उनकी मुलाकात में रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया कि इलाक़ाई ममालिक को अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है और ओमानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से या वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान सामने आया एक्स पर, उसमें भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ओमान और ईरान के दरमियान अब्बास अराग़ची साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और इस खत्ते में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तकसीम को हवा दे रही है। उनका ये मौक़िफ़ था। ये बड़ा स्मार्ट मूव है इनकी तरफ से कि ये ऐसी जगहों पे जाके खास तौर पे ये बात करना कि इंस्टेड कि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, वी नीड टू बी यूनाइटेड। मतलब ये बात और फिर उनके जो टेलीफोनिक राब्ते हैं दे आर ऑल्सो वेरी टेलिंग। अब्बास अराग़ची साहब ने कल सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, कतरी वज़ीर आज़म के अलावा मिस्री और फ्रांसीसी वज़राए ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत की है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है कुछ देर क़याम के बाद वो फिर रवाना हो गए और रवाना हुए मॉस्को के लिए। वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें, बिल्कुल ईरानी बातचीत होनी है। खबर एजेंसी का बात है मॉस्को पहुँच चुके हैं, ये हम आपको कुछ मनाज़र दिखा भी रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के लिए ईरानी तजावीज़ पाकिस्तान को पेश कर दी हैं और इन तजावीज़ में अब नाए हुर्मुज़ के लिए नए ज़वाबित, ईरान की नाकाबंदी का ख़ात्मा, ईरान को बहुत सी और चीज़ें भी एक्चुअली इसमें थी जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लेट्स टेक यू टू इस्लामाबाद फर्स्ट। इस्लामाबाद में सूरत हाल अब आ गई है। कौन कौन से रास्ते खुले हैं? क्या तमाम रास्ते खुले हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के अलावा बाकी तमाम रास्ते खुले हैं? अयाज अकबर यूसुफज़ई हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। अयाज बताइएगा, आज मंडे है, वर्किंग डे है आफ्टर द वीकेंड, क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद में? बैक टू बिजनेस, बैक टू लाइफ? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको बताइए कि जो एक दूसरे दौर के लिए तैयारियां थी वो भी कल खत्म हो गई। जो आखिरी क्रू था यानी जो एडवांस पार्टियां थी वो भी अब रात के वापस चलेगी। तो इस वक्त तो इस्लामाबाद में कोई मेहमान अवेलेबल नहीं है, बजाय जो आपके और हमारे अपने मेहमान हैं तो वो मेहमान तो अवेलेबल नहीं है जिनके इंतजार था। तो अब रोड की सूरत हाल ये कि ये कल से ही जब
जब ये ऐलान हुआ कि जी हम नहीं आएंगे, बल्कि परसों से, तो कल के दिन में ही थोड़ा सा ईज आउट हो गया था, चीजें खुल गई थी। सिर्फ जिस होटल के अंदर ये मेहमानों की जो एडवांस पार्टियां थी वहां ठहरी थी, सिर्फ उसी को कॉर्डन ऑफ किया गया था, बाकी तकरीबन रोडें वगैरह खुल गई थी। लेकिन जो रेड जोन है वो भी बंद है, उसको आज भी जो है वो उस तरीके से नहीं खोला जाएगा जिस तरीके से रूटीन में था। उसको जरा मजीद थोड़ा सा आज के लिए थोड़ा सा उसको रखा गया है कि उसको आज थोड़ा महदूद एंट्री दी जाए, वही लोग अंदर जाए जिनका अंदर काम है, कोई एम्बेसी में काम करता है, कोई सुप्रीम कोर्ट में काम करता है, हाई कोर्ट है, फेडरल शरीयत कोर्ट है। लेकिन अच्छी बात ये अब्दुल्ला हुमा के स्कूल खुल गए हैं। तमाम स्कूल जो पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से ऑनलाइन थे वो वापस फिजिकली उस पर आ गए हैं। साथ ऑफिस जो बंद हुए थे वो भी खुल गए हैं। जो एक्सटेंडेड रेड जोन के अंदर कारोबारी मराकज थे जो बहुत उनको लॉस हो रहा था, वो भी कल खुशी की जो है उनकी लहर दौड़ी और वो भी जो है वो भी खुल गए हैं। बड़ी बात ये थी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद थी, या फिर बाद में जब पार्शियल खोली गई तो वो भी इस्लामाबाद से थोड़ा दूर थे, तो वो भी अब खुल गए। सिर्फ फैजाबाद का जो बस अड्डा है वो बंद था, वो भी आज से ऑपरेशन हो जाएगा। मेट्रो वगैरह भी चल रही है? जी, मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरी बात ये कि जो सबसे बड़ा मसला था डिमांड सप्लाई का, जो ग्रोसरी थी, चीजें थी, मेडिसिन थी, वो उनकी जी, तो वो भी उसको भी 2 दिन पहले जो डीसी इस्लामाबाद है उन्होंने इसको ओपन कर दिया था और हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी अब हो गया, तो लाइफ जो है वो नॉर्मल आ रही है। अच्छा, लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? वैसे आप हैं मौजूद, इस्लामाबाद में भी बहुत बिजली जा रही थी, अभी क्या हाल है? पहले 2 दिन का स्पेल था, उस तरीके से तो नहीं है, कभी ऑफ एंड ऑन थोड़ी बहुत जाती है, बट उस तरीके से लोड शेडिंग नहीं है जिस तरीके से 2 दिन हुई थी और बहुत ज्यादा इंटेंसिव और बहुत ज्यादा लोग परेशान हो गए थे। तो अब चीजें बेहतर है, कोई दिन में एक दफा की जाए, और वेरी करता है किस इलाके में किस तरीके से। और वही बात है जो आइस को कहता है कि जहां पर उनको समझ आती है कि जहां पर बिल की या रिकवरी कम है उस जगह पर वो लोड शेडिंग ज्यादा करते हैं, और जहां पर रिकवरी 100% है या 90% है वहां पर लोड शेडिंग थोड़ा सा दौरानी है उसका बेहतर है। लेकिन ओवरऑल इस्लामाबाद इज गोइंग गुड, और लोगों ने जो है ना वो अब अच्छा अयाज, ये इस्लामाबाद टॉक्स के पोस्टर्स जो हमें अभी भी नजर आ रहे हैं, बिलबोर्ड, ये अभी तक लगे हुए हैं या उतार दिए हैं? नहीं, अभी तक लगे हुए हैं। ये आज ही शायद उतर जाएंगे, लेकिन अभी तक क्योंकि ये कल ही लास्ट जो डेलीगेशन था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली आ गया था तो हमने कहा आपसे इस्लामाबाद इज बैक टू नॉर्मल, सड़कें खुल गई हैं, स्कूल्स खुल गए हैं, जो दफातर ऑनलाइन थे, वर्क फ्रॉम होम था, वो भी आप मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा जी, चले, लेकिन ऑब्वियसली अब सीज फायर, लेकिन दुनिया तो मामूल पर नहीं आ सकी है ना। हाँ, और फिर वो आपको पता है कि जब तक वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज और का अपना बंदिश और फिर ब्लॉकेड जो की हुई है अमेरिका ने, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो द वर्ल्ड विल स्टिल बी होल्डिंग देयर ब्रेथ। वरना आपको पता है कि प्राइसेस वगैरह कहाँ जा रही हैं, एनर्जी क्राइसिस जो है वो किधर पहुंचा हुआ है। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने वक्त दिया। सरदार साहब, अभी जो अप्रोच अपनाई गई है पर्टिकुलरली ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी, आपको क्या लगता है ये बेहतर अप्रोच है कि बातचीत भी हो रही है लेकिन पब्लिकली उस तरह से दोनों आमने सामने भी नहीं हैं, फेस टू फेस मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन दीगर पार्टियों को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और बैक चैनल राबते हर रोज़ की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं? मसूद खान साहब, आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है, आप अपना प्लीज़ माइक देखिएगा। आई होप इफ इट्स नॉट म्यूट। आपको जी, वी कैन हियर यू नाउ। जी प्लीज़ सर। जी, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि ये जो इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, बहुत बेहतर है। और ख़ासतौर से अब्बास अराक़ची जो है पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में उन्होंने जो तजावीज़ थी वो पाकिस्तान के हवाले की, पाकिस्तान ने अमेरिका को पहुँचा दी हैं। और मैं भी समझता हूँ कि इतना दूर आके अगर वो अब्बास अराक़ची से न मिलते, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर, तो उनके लिए आना को मुनासिब नहीं था। फासले भी हैं, या तो ये होता कि आमने सामने बैठते, और दूसरा ये कि अब्बास अराक़ची जो है वो ओमान गए, क्योंकि ओमान भी उनके साथ एक सालस के तौर पर खड़ा रहा है फरवरी 2026 में। और फिर उन्होंने तुर्की से रब्ता किया, मिस्र से रब्ता किया, और अभी जो है सऊदी अरब से पहले रब्ता है उनका। अब्बास अराक़ची साहब के पिछले चंद हफ्तों में कोई 10 मरतबा फैसल बिन फरहान से बात हो चुकी है, जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा है, और अब मॉस्को में उनकी पुतिन से मुलाकात होगी। तो ये सारे का सारा ये पूरा माहौल इस बात की तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से कोई मुआहिदा हो जाए। अब जो है मुआहिदे के बजाय
इंक्रीजिंगली जो अब्बास अरागची वो फ्रेमवर्क की गुफ्तगू कर रहे हैं। यानी फ्रेमवर्क का मतलब ये होगा कि जो फौरी मसाइल हैं वो हल कर दिए जाएँ अपना हरमुज़ के, अमरीकी मुहासरे के, और फिर उसके बाद जो है जो उलझे हुए मसाइल हैं, मिसाल पर न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। अगरचे मैं समझता हूँ कि वो मुआहदा, वो मुसवदा या वो दस्तावेज़ मौजूद है जो 26 फरवरी 2026 को ये अमेरिका के हवाले की गई थी, ईरान के ये ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने हवाले की थी। तो उसमें सारे नुकात जो है मौजूद हैं। अभी जो यहाँ इनकी इजाफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं नहीं समझता कि, यानी मैं ईरान की इजाफ़ी ज़िम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ या उनके मुतालबात की बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ये अमरीकी कबूल करेंगे या नहीं। मिसाल के तौर पर किया है कि वो जंग के लिए तावान मांग रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि जनाब आपके जितने भी यहाँ फ़ौजी अड्डे हैं या आपके ट्रूप्स हैं, कॉम्बैट ट्रूप्स हैं, उनको यहाँ से निकाल दें। तो ये तो शायद वो नहीं मानेंगे। लिहाजा ये है कि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इनके जो इख्तलाफात हैं वो दूर हो जाएं या कम हो जाएं, और 2-3 कलीदी मसाइल हल हो जाएं। एक अपना हरमुज़ का, मुहासरे का, दूसरा ये है कि न्यूक्लियर डील, और फिर जो है जो ईरान के ऊपर माशी कंट्रोल का भी तो मामला है ना। मतलब वो इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे थे ओमान में, उस वक्त तक तो आपना हरमुज़ बंद थी नहीं, तो उसके कंट्रोल की भी बात नहीं हो रही थी, और इट वाज यू नो द लॉ ऑफ इंटरनेशनल वाटर्स वाला, हाई वाटर्स वाला मामला के तहत ही वहाँ से ट्रैफिक आ जा रही थी। सो अब आपने हरमुज़ को जिस तरह एज ए लेवरेज इस्तेमाल किया ईरान ने, फिर उसकी नेवल ब्लॉकेट कर दी अमेरिका ने, उसके ऊपर भी आपको लगता है किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सकेगा और आसानी से पहुंचा जा सकेगा, या उसकी पहले वाली पोजीशन पे जिस तरह चल रहा था मामला उस तरह ही आना पड़ेगा? अगर ईरान बहुत बड़ी रियायत करे तो ऐसा मुमकिन है, अगर न करे तो ये मसला उलझ जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो आप कह रहे हैं कि 28 फरवरी से पहले जो सूरत हाल थी वो इट वाज इन अकॉर्डेंस विद द यूएन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी, जिसके मुताबिक कोई भी स्टेट जो है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टूल बोथ नहीं हो सकता, और कोई किसी किस्म की जो है आप वो फ़ी नहीं चार्ज कर सकते। लेकिन अभी जो है सूरत हाल है कि जो पहले ईरान का जवाज़ है, और ईरान का जवाज़ ये है कि जी उनको जंग में बहुत नुकसान हुआ है, और इसके इर्द गिर्द आपने हरमुज़ के इर्द गिर्द जो ममालिक थे वहीं से उसके ऊपर हमले हो रहे थे, और उन्हें जंग के जो भी तबाही है इसके लिए जो तामीर नौ होगी उसके लिए उन्हें इजाफ़ी आमदनी की ज़रूरत होगी। तो वो इजाफ़ी आमदनी जो है वो आपना हरमुज़ से लेना चाहते हैं, तकरीबन वो $2 मिलियन एक टैंकर से लेना चाहते हैं, $1 पर बैरल के हिसाब से। ये अमेरिका ने तो बल्कि ये कहा हुआ है, पस पुश्त ये भी गुफ्तगू चल रही है कि जनाब आप हमें भी हिस्सादार बनाएं। अब वो किसी भी सूरत में ईरान जो है अमेरिका को हिस्सादार नहीं बना सकता। ईरान की जो तजवीज़ है वो ये कि उसमें ओमान हिस्सादार बन सकता है, क्योंकि जो ओमान है वो बिल्कुल आपना हरमुज़ का जो हिस्सा ईरान के साथ है उसके बिल्कुल सामने। इट मेक्स सेंस, क्योंकि यही मुल्क हैं जो जुड़ते भी हैं उसके साथ, और दे शुड बी द बेनिफिशियरी। इसी पे बात भी हुई है, ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कंफर्म भी कर दिया, दे शुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ इट एज वेल। लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस, जरा थोड़ा सा नजर इस चीज पे डालें सर कि अगर इस वॉर को स्टडी किया जाए, ये जो वॉर और आफ्टरमाथ हम देख रहे हैं, जस्ट नीड योर पर्सपेक्टिव, हाउ वुड यू लुक एट इट इफ यू टेक इट एज अ केस स्टडी कि एक मुल्क है जिस पे ऑलरेडी इतनी सैंक्शंस थी, मतलब सेल्फ सस्टेन चल रहे थे पिछले 20-30 सालों से, और अमेरिका जैसी एक माइटी पावर आके उनको बेटर कर देती है, एंड येट इट सीम्स बाय ऑल पर्सपेक्टिव अगर आप देखें कि बारगेनिंग पोजीशन पे इस वक्त ईरान है। मतलब ईरान आया पाकिस्तान और आया, टच डाउन किया, अपने मुतालबात पाकिस्तान को दिए और चला गया। वहाँ से अनाउंसमेंट होगी अमेरिका की तरफ से कि जी हम आ रहे हैं, और which they had to cancel, मतलब they had to go on the back foot। हत्ता कि व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन का कहना था कि ना सिर्फ ये दो तो आ रहे हैं, किसी और ने भी आना होगा तो वो तैयार बैठे हैं आने के लिए। सो ईरान सीम्स टू बी कॉलिंग द शॉट्स एट द मोमेंट। एक तो अस्करी सतह पे देखें तो जो दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक इस किस्म की जंग नहीं हुई कि जहां एक तनहा मुल्क यानी अस्करी एतबार से इतनी बड़ी दो ताकतों के साथ मुकाबला करे, अमेरिका के साथ और इसराइल के साथ। तो ये भी ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी है, और
इसकी अमेरिका को और इसराइल को तवक्को नहीं थी। वो समझते थे कि ये कोई तकरीबन 2 दिनों का या ज़्यादा से 1 हफ़्ते का खेल है। तो एक तो वो गलत साबित हुआ। दूसरा ये है कि इसमें जो सफारत के हवाले से जो नए बाब ऐड हुए हैं डिप्लोमेसी में, हिस्ट्री ऑफ डिप्लोमेसी में, एक जो है यही ईरान का है कि किस तरीके से वो इसमें भी एसिमेट्रिक खेल रहा है कि अगरचे उसके पास ज़्यादा पत्ते नहीं हैं लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जिसकी वजह से अमेरिका जो ज़्यादा कीनर नज़र आ रहा है टॉक्स के लिए, वेयरएज़ जो है जो ईरान है वो कूल, कैलकुलेटेड और कॉशस है। यानी और दूसरा ये है कि जो भी गुफ्तगू कर रहा है वो बैनुल अक़वामी क़ानून के दायरे में कर रहा है, कम से कम वो इस्तिलाहात और वो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है जो पाकिस्तान ने सालसी की है, ये भी बेमिसाल है। यानी दूसरे जंग अज़ीम से लेकर अब तक जो भी आलमी निज़ाम था उसमें या तो अक़वाम मुत्तहिदा पेशकदमी करता था या उसके अलावा यूरोपियन यूनियन थी या फिर स्विट्ज़रलैंड था जो एक न्यूट्रल मुल्क है, या फिर जो है माजी में ओमान ने किया, दोहा ने किया, लेकिन पाकिस्तान ने एक नई तारीख रकम की है। सारी दुनिया उसके पीछे है और वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सहूलतकारी कर रहा है। अच्छा सर, अब ये बताइएगा, मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं, पस पर्दा हो रहे हैं, बहुत सी मुलाकातें ऐसी भी हो रही हैं या बातचीत ऐसी भी हो रही हैं जिसके बारे में मीडिया पे नहीं बताया जा रहा। आपको क्या लगता है ये मामला उस लम्हे तक चलेगा जब अमरीकी सदर चाइना जाएंगे और सदर शी के साथ मुलाकात में प्रॉबली किसी माहदे का ऐलान कर दें, या उससे पहले पहले उनकी ये ख्वाहिश होगी कि किसी तरफ ये मामला एक तरफ सेटल हो जाए मामला और उसके बाद अपना दौरा कंटिन्यू करें? वैसे तो ये ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों के साइकिल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे पहले हो जाना चाहिए क्योंकि उनका दौरा जो है वो मिड मई में है। उससे पहले ये कोई ना कोई किसी किस्म का कोई मुआहदा होना चाहिए। और अमेरिका के जो हालात नज़र आ रहे हैं वो दोबारा हमला करने के लिए तैयार नहीं है। यानी मतलब उनके वजीर जंग को सुने तो जो इतना अपना ज़ाहिर है साजो सामान जमा कर रहा है, जंगी साजो सामान, अपनी फौज इकट्ठी कर रहा है, ये सिर्फ बार्गेनिंग अपनी मजबूत करने के लिए? जी, 2 लेवरेजेस वो इस्तेमाल कर रहा है। एक लेवरेज जो है वो मिलिट्री एस्केलेशन के ज़रिए और दूसरी जो है एकोनॉमिक एस्केलेशन के ज़रिए, यानी उनको एकोनॉमिक लीवर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुहासरे को। और आपने सही कहा कि उनका तीसरा बहरी बेड़ा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज H.W. बुश जो है वो भी इस तरफ रवाना हो गया। पहले जेरल्ड फोर्ड यहाँ है, अब्राहम लिंकन यहाँ मौजूद है और उसके बाद इनके पास जो है USS ट्रिपली मौजूद है जिसमें एम्फीबियन फोर्स है, तो वो बढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो एकोनॉमिक लेवरेज इस मुहासरे के ज़रिए कर रहे हैं जो उन्होंने किया हुआ है। न सिर्फ जो है गल्फ़ ऑफ ओमान में किया हुआ है और अपना हरमूज़ के इर्द गिर्द किया हुआ है, तमाम ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा किया हुआ है, बल्कि इंटरनेशनल वाटर्स में भी जो उनके फ्लैग कैरियर्स हैं ईरान के, या जिसको डार्क फ्लीट कहते हैं, जिसके ज़रिए तरसील करता रहा है माशी पाबंदियों की वजह से ईरान, उसके ऊपर भी जो है वो न सिर्फ उनको इंटरडिक्ट कर रहे हैं बल्कि उनको बोर्ड भी कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, वेरी ब्रीफली ये बता देंगे फाइनली कि ये इजराइल का कोई रोल रहा है अब इस सारी डिसीजन मेकिंग में, या फिर अमेरिका ने इफेक्टिवली इजराइल को अब बिठा दिया और चुप करा दिया कि फिलहाल क्या अभी कुछ नहीं हो सकता? जो मैं समझता हूँ कि इसराइल जो है वो तीसरा रुकन था, तीसरा फरीक था जो बराह रास्त मुज़ाकरात में शरीक नहीं था, लेकिन वो बरास्ता अमेरिका इनमें शरीक था। और इसराइल इतना ताकतवर मुल्क है अमेरिका के हवाले से कि उसका अमेरिका में वाशिंगटन में वीटो चलता है, और अभी भी जो है जो भी फैसले किए जाएंगे वो ईरान की मर्ज़ी से किए जाएंगे। कुछ चीज़ें जो है इनके एजेंडे से गायब हो गई थी, अमेरिका के एजेंडे से, वो दोबारा वापस आ गई हैं। मिसाल के तौर पर मिसाइल की रेंज दोबारा से आ गई है कि जी 2000 किलोमीटर तक जो है महदूद करे ईरान बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज़ या हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेंज को कम करे। और दूसरा जो उसके इलाकाई हलीफ हैं यानी हूथीज़ और हिज़्बुल्लाह कि उनके ऊपर भी जो पाबंदियाँ लगाई जाएँ और उनको जो डिसमेंटल किया जाए। और ईरान की तरफ से यकीनन ये मुतालबा है कि जो भी सीज़ फायर होगी या जो भी अदम जाहिरियत नॉन एग्रेशन का पैक्ट होगा उसमें लबनान भी शामिल होगा, उसमें हिज़्बुल्लाह भी शामिल होगा, तो हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। अभी आप ये थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि
इसमें जो है लोगों को ये नहीं पता, तमाम जो इनके दरमियान इख्तलाफात हैं या जो तकनीकी और कानूनी मामलात हैं वो बेशतर जो है प्रेस में मौजूद हैं। यानी मतलब ये है कि किन किन चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ है, किस किस्म का इख्तलाफ है। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम for टुडे your perspective. अगेन, एंड दोबारा बात होगी। अभी के लिए शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओके, ब्रेक चलो लेंगे। ठीक है, ओके। वेलकम बैक। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की आलमी हजीमत को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन मोदी हुकूमत आज तक पहलगाम वाक़े के जिम्मेदारों को सामने लाने में नाकाम रही है। भारतीय सिख रहनुमा गोपाल सिंह हों या साबिक वज़ीर आला मशरक़ी पंजाब और रुकन पार्लिमान चरणजीत सिंह, सब मोदी हुकूमत से पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की असल साजिश सामने लाने का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा और भारतीय राज्यसभा के रुकन मल्लिकार्जुन खड़गे यही कह रहे हैं, और एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उन्होंने पहलगाम हमले से 3 रोज़ पहले जम्मू और कश्मीर में मुमकिन हमले की खुफिया इत्तला मिलने पर अपना दौरा मनसूख कर दिया था। ये आज की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है, और उस वक्त भी भारत के साबिक वज़ीर ख़ारिजा यशवंत सिन्हा ने इस वाक़े को इलेक्शन जीतने के लिए मोदी की चाल करार दिया था। सुनिए क्या कुछ कहा जाता रहा है। आप भूल गए, बिहार का चुनाव है। भाई पुलवामा हुआ, चुनाव आ रहा था, उरी में अटैक हुआ, तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और पूरी तरह से फायदा उठाया गया। चुनाव में मोदी जी का भाषण हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से मैं अपील करना चाहूँगा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वो 1 वोट हमको दें। और इसीलिए अभी जो कुछ हुआ वो मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से वो बिहार के चुनाव को ध्यान में रख के किया जा रहा है। और अभी ये जो तिरंगा यात्रा और ये सब लेके बीजेपी खुद क्रेडिट लेना चाहती है। बीजेपी के लोग अब चालू हो गए हैं ये कहने में कि साहब देखो कितना कमाल कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, फिर भारत ने तयशुदा मंसूबे के तहत वाक़ये के लिटरली चंद मिनट बाद ही पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। हालांकि आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ वाक़ये की मजम्मत की थी बल्कि ये कहा था कि इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है हम जॉइंट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं माने और फिर उन्होंने ऑब्वियसली अपना एक ह्यूब्रिस दिखाया और जंग कर ली और फिर मुँह की खाई, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अपनी हरकतों से कहां बाज आए, फिर अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में बेअमनी फैलाने की कोशिश करते रहे, आज भी कर रहे हैं। कल वजीर इत्तलात अता ने भारत को एक बार फिर उसका असली चेहरा दिखाया, याद कराया। पाकिस्तान ने न सिर्फ कुर्बानियां दी हैं बल्कि कुर्बानियां देता जा रहा है दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए। दूसरी तरफ भारत जो है दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, और आपने देखा कि वो फितनल हिंदुस्तान हो थ्रू BLA या वो फितनल ख्वारिज हो TTP हो, तो इनके तमाम के ताने बाने भारत से जाकर मिलते हैं और ये इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए तो प्राइम मिनिस्टर जब वो फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ काकूल गए और आज ही के दिन 1 साल पहले उन्होंने उन इल्जामात का जवाब दिया, तो उन्होंने पहलगाम को एक ट्रेजेडी कहा कि जो रीसेंट ट्रेजेडी है पहलगाम की, इसमें जो एक ब्लेम गेम की ना खत्म होने वाली कहानी चल रही है, इसको रुकना होगा हर हाल। वजीर आजम ने इसका एक हल भी दिया और मैं समझता हूं कि वो एक ऐसा हल था जिसने सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत तकवीयत दी। जब वजीर आजम ने यह कहा कि हम पहलगाम वाकये की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए तैयार हैं, तो भारत टोटली बैकफुट पर चला गया और बैनुल अक़वामी सतह पर वो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो दीगर ममालिक हों, उन्होंने इस पर पाकिस्तान की हिमायत की और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। लेट्स टॉक अबाउट इट। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद जो कुछ हुआ, इंडिया की आलमी सतह पर ऐसी हजीमत हुई कि कभी किसी ने नहीं देखी होगी। ये कहना गलत होगा कि इंडिया ने काफ़ी पाकिस्तान को एक्चुअली अंडर एस्टिमेट किया था एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये बात यहाँ तक पहुँचेगी। देखिए, भारत का जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है वो अनफॉर्चुनेटली ये जो स्ट्रेटेजिक उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो अब हिंदुत्व में इतनी डूब चुकी है कि वो अपने जो चाणक्य का जो उनका सबक उन्होंने सीखे हुए हैं कि योर नेबर इज योर एनिमी एंड नेबर ऑफ योर नेबर इज योर फ्रेंड, मंडाला थ्योरी की जो चीजें हैं उसी के ऊपर उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके एप्लीकेशन कर रही है।
अगर इस पहलगाम वाकये से पहले आप देखें तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर जलसों में बहुत से उनसे और मिनिस्टर्स वो पाकिस्तान को हमेशा रेडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं कि ये आइसोलेटेड कंट्री है, इट इज नो मोर अ मीनिंगफुल कंट्री, इसलिए इस पे इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। फिर अपने जो उनके एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स हैं अखंड भारत के, वो उनको मजबूर करते हैं कि उसके आगे जो सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है वो पाकिस्तान है, कि किसी तरीके से पाकिस्तान को कट टू साइज किया जाए। एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि उनकी जो इंटरनल डायनामिक्स है, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है, वो अब कंपल्शन कर दिया उन्होंने, अपने ऊपर खुद ही तारी कर लिया कि हमने पाकिस्तान के साथ एनिमिटी में रहना है। तो आई थॉट कि वो एक न्यू नॉर्मल सेट करना चाह रहे थे कि जी हमने डीप पाकिस्तान के अंदर इतनी पेनिट्रेशन करके टारगेट्स किए, तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स किया है, जो पाकिस्तान की डिफाइंस गई है, जो पाकिस्तान का डिफेंस किया है, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल गया है, जो पाकिस्तान की कौम का अनबाउंडेड रिजॉल्व गया है, उसने जो लॉस्ट डेटरेंस थी अगर थोड़ी सी पाकिस्तान की, तो उसको इमीडिएटली रीगेन किया, बल्कि इंडिया को बैकफुट पे किया। तो आई थिंक इनकी जो ह्यूब्रिस एटीट्यूड, ह्यूब्रिस मोड था, उसको चेकमेट किया पाकिस्तान ने, और इसी मोड के वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, मिसकैलकुलेशन की, मिसरीड किया पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को, मिसरीड किया पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को। अब 1 साल बाद भी साहब भारतीय हुकूमत का लबो लहजा, धमकियां भी उसी तरह, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों की पुष्टपनाही भी खुलकर जारी है। सो क्यों नहीं कुछ सीख पा रहे ये लोग? अब तो दुनिया ने भी खासा इन्हें रियलिटी चेक दिया है। मैंने जैसे पहले बात की है कि बेसिकली इंडिया के अंदर ये कंस्ट्रक्ट बन गया है कि पाकिस्तान के साथ हमने एनिमिटी में रहना है। इनका जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं मीडिया तो उसको मत कहें, वो मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी का और बहुत सारी डिफरेंट चीजों का नाम होता है, वो स्टेट को स्टीयर करने में हेल्प करता है, ये तो उसको तोड़ने में मदद कर रहे हैं। तो उन्होंने अवाम के ज़हनों में एक चीज डाल दी है, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत, और पाकिस्तान को एक थ्रेट बना दिया। अभी उनके अवाम को उन्होंने मिलिट्री कर दी है, वो मिलिट्री हो गई है, जो फौज है उसको मिलिटेंट विंग बना दी है, और जो मीडिया है वो स्पोक्स पर्सन बन गया संघ परिवार के, जो हिंदुत्व बेस्ड है। तो आई थिंक उन्होंने इतना बड़ा वो एक बबल बना दिया है और अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं कि वो पाकिस्तान की एनिमिटी में चले गए, और उसी को वो लेकर आगे चलना चाहते हैं। अब उनकी पॉलिटिक्स भी इधर ही रिवॉल्व अराउंड करती है, उनकी हर चीज इसी कॉन्टेक्स्ट में करती रहती है। हालांकि इंडिया अपने आप को सेकुलर कहता था, अपने आप को बिग डेमोक्रेसी कहता था, इट इज नथिंग टू डू विद सेकुलरिज्म। इन्होंने सेकुलराइजेशन से सेफरनाइजेशन का जो सफर है बहुत जल्दी तय किया। मैं तो कई दफा कहता हूँ, तो खुद भी कहता हूँ कि थैंक यू मोदी का हमें ट्रेंड चलाना चाहिए, जिसने भारत को रिड्यूस टू साइज कर दिया, और आज आप देख ले पूरी दुनिया में आइसोलेटेड खड़ा है। अब दुनिया में आइसोलेटेड खड़ा तो है, लेकिन दुनिया कुछ खास कह भी नहीं रही। ये बताएं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया का मसला जो है वो पाकिस्तान के लिए ही है। इजराइल जैसी दहशतगर्द रियासत की खुली हिमायत करना, वन, फिर जो सिख लीडर हैं उनके सारे, उनको दुनिया भर में निशाना बनाना, अमेरिका में, कनाडा में, हमने ये भी देखा है। तो ये तो पूरी दुनिया की मजमूई सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली बात है। दुनिया खामोश क्यों है? खुद मार के आके बाद भागे हुए गया अमेरिका के पास, क्योंकि 2 दिन के लिए इनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो चुकी थी जब पाकिस्तान ने अपना रिस्पॉन्स जनरेट किया, और वो टाइम था कि पाकिस्तान कुड हैव प्लेड हैवक विद देम, लिटरली हैवक विद देम। लेकिन पाकिस्तान ने जो रिस्ट्रेंट एंड विल टू यूज पावर का इस्तेमाल किया, रिस्ट्रेंट शो किया बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री, क्योंकि पता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इंडिया की जंग जो है ये कैटास्ट्रोफिक हो जाएगी। इट इज टू वॉर बिटवीन 2 न्यूक्लियर कंट्रीज। तो पाकिस्तान ने एस्केलेशन का जो कंट्रोल है वो प्योरली अपने पास रखा हुआ था। तो आई थिंक दैट हैज आल्सो इम्पैक्टेड ये उसने, वरना तो ये तबाही हो जाती। तो उसके साथ ही तो फिर इनका तो बिल्कुल वो भरम खत्म हो गया। अब दुनिया क्यों इन पे तवज्जो नहीं देना चाहती, दुनिया क्यों इन पे तवज्जो देना चाहती? दैट इज बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और इजराइल का और इनका तो गठजोड़ है। वहां पे लिक्विड पार्टी है, यहाँ पे ये संघ परिवार और बीजेपी बैठी हुई है, वो भी एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन रखते हैं। वहां पे ग्रेटर इजराइल इज ऑन, यहाँ पे ग्रेटर इंडिया इज ऑन, अखंड भारत की बात होती है, और ये वही बुक्स उठाते हैं, और इन्होंने वही बुक कश्मीर में इस्तेमाल की, कश्मीरियों को। फिर सिखों का जो आपने जिक्र किया, गुरबंत सिंह का मर्डर का प्लान अमेरिका में किया, अमेरिका की अदालत ने इनको इम्प्लीकेट किया। ये यादेव जो पकड़ा गया, वो सर्विंग पुलिस, रिजर्व पुलिस ऑफिसर था। फिर आपने देखा कि जो निजर सिंह का मर्डर हुआ, उसके अंदर जिस तरीके से कनाडा ने इंटेलिजेंस वहां से आई कि किस तरीके से उसको मर्डर किया गया, कितने पैसे दिए गए। गुरबंत सिंह के तो सारे सबूत जो है अमेरिकन अदालतों में चले गए, और वहां पे इनका जो कनायंस है
या कनेक्शन है विद द रॉ, और रॉ जिस तरीके से ऑफिशियली इसको सारे को लेकर चल रही थी, तो ये टेररिज्म जो है इट हैज बिकम द लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी, और अब उसी को ही पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, दुनिया भर में उन्होंने अपने छाप ये छोड़ी है और दुनिया को पता लग गया है। जिस तरह आपने केस का जिक्र किया, इस तरह और भी केसेस हैं। बहुत शुक्रिया आपका रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू। अभी एक ब्रेक ले लें, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में बहुत अच्छा म्यूजिकल टैलेंट आ रहा है। एक जो नए सिंगर, रिलेटिवली नए सिंगर जिन्होंने सेंसेशन मचाई हुई है, मुर्तज़ा क़ज़लबाश। क्या उनके गाने हैं, उनके कॉन्सर्ट्स हाउसफुल जा रहे हैं। ये इसी तरह तमाम लोग शुरू करते हैं कि चंद साल पहले इन लोगों को कोई नहीं जानता है, एंड देन यू नो बट लगे रहते हैं। देखिए, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही एक सिंगर हैं जी, हमजा समी। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? ज़रा बताइए अपनी म्यूजिकल जर्नी के बारे में। हाउ डिड यू स्टार्ट, व्हेन डिड यू स्टार्ट? Walaikum assalam. Good morning, Pakistan. My name is Hamza Sami. So I've been passionate about music for the longest time. Pishle saal, during the summer, I met this uncle. I call him Farhan uncle. He's been doing music his whole life. Or he went to America. He retired from Intel. And I met him. I said, चले गाना बनाते हैं मजाक की तौर पे। फिर we made a song, और फिर he forced me. He said, hey Hamza, you should make a music video. I said, ठीक है, सही है। फिर I made a music video and I released it. और फिर luckily कल रात को I opened for Farhan Saeed, which was really cool. Calgary, Canada में। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। तो क्या आपका जॉनरा क्या है, क्या गाते हैं, आपको क्या शौक है? So मैं हर किस्म का शौक है, मगर I'm trying to take it back to the 90s, so alternative rock, 90s rock, but maybe dive into psychedelic Pakistani rock. हमजा, कुछ सुनाए हमें, कोई अपना फेवरेट, बेशक कोई कवर हो, आपका ओरिजिनल हो। Sing for us, please. Oh man, well my favorite song would be Etibar. I'll sing that. We love it. Please गाएं, वाइटल साइंस का। जी बिल्कुल। क्या हुआ अगर जिंदगी जरा उलट सी गई, सोचो तो जरा जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा, चलो तो सही, चलो तो सही। तो यार अच्छा हमजा, आपने म्यूजिक सीखा, मतलब आप कनाडा में ही पैदा हुए पले बड़े, तो आपका इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तानी म्यूजिक अपने वालिदैन के थ्रू हुआ, कैसे हुआ? तो I was born and raised in Saudi Arabia. अच्छा, and Saudi Arabia. जी बिल्कुल। And I study in the US in San Francisco. Bas ji, my parents are super supportive and they've always introduced me to Pakistani music, and growing up I love the whole Pakistani. Wonderful हमजा, बेस्ट ऑफ लक, और गाते रहें, और इंशाल्लाह किसी OST के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में OSTs जो है ना, ड्रामा के गाने, वो बड़े मशहूर होते हैं, तो लेकिन प्रैक्टिस करते रहें, सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, we are going to see you in the second hour of Geo Pakistan. Stay with us. वेलकम बैक जी। कराची BRT रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा, ये सवाल तो सब पूछते ही हैं। रोज़ाना की परेशानी और अजियत और मुसीबत का बाइस बना हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पर्टिकुलरली। ये वो सवालात हैं जो कराची के हर शहरी के ज़बान पर हैं। कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मेयर कराची और दीगर हुक्काम के साथ BRT मंसूबे का खुद जायज़ा लिया। हुक्काम ने उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने उम्मीद दिलाई कि काम की रफ्तार अब तेज़ होगी। कुछ तब्दीलियाँ भी आई हैं, और इससे पहले मंसूबे की कई डेडलाइंस आई गई। मुराद अली शाह ने बहुत मोहतात अंदाज में मगर एक डेडलाइन नई ज़रूर दी है। अच्छा जी, हम इस रोड को यूज़ करने वाले और उम्मीद तौर पे पूरे कराची के शहरियों से माजरत के इसमें इतना टाइम लगा है। जो पिछला कॉन्ट्रैक्टर था, जो आज से 4 साल पहले आई बिलीव इसको काम दिया गया था,
उसका काम बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं था। हमने बड़ी कोशिश की, उसको पुश किया। पहले यही कोशिश थी इसलिए कि डर लगता है कि जी कॉन्ट्रैक्टर को निकालेंगे वो लिटिगेशन में जाएगा। उसके हमने ऑफिसेस सील किए हैं, उसका यार्ड सील किया है। कोर्ट में हमने जो उसने चैलेंज किया था डी सीलिंग का, मैं कोर्ट को दलीलें दी प्रॉपर। वो दलाइल सुनने के बाद कोर्ट ने वो डी फ्रीज या डी सील करने का हुक्म नहीं दिया। मैंने बात की थी DGFWO से और हमने कहा कि जी हम इमरजेंसी बेसिस पे फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन से ये काम कराना चाहते हैं और वो 2-3 दिनों में मोबिलाइज़ हो गए। आपने देखो मोबिलाइज़ हो गए, काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2 या 3 दिन में बाकायदा और आपको यहाँ पे एक्टिविटी नज़र आएगी। टाइम मैं देना नहीं चाहूँगा इसलिए कि आपको पता है प्रॉब्लम्स होते हैं। उम्मीद है ये तकरीबन 12 किलोमीटर है, ये लॉट 2 का जो मिक्स ट्रैफिक का एरिया है। कोशिश यही होगी इसको हम के 2 से 3 महीने में इसको कंप्लीट कराएं। मई, जून, जुलाई, हुआ ये है कि जो 4 साल से जो कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहा था अब उसे हटा दिया गया है और FWO हैज टेकन चार्ज ऑफ द वर्क्स। अच्छा, जमात इस्लामी कराची के अमीर जो है ना मुनिम जफर, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की सख्त तनकीद का उनको निशाना बनाया और उनका कहना था कि ये जो मंसूबा था ना ये 2023 में मुकम्मल होना था और अभी तक इसका कोई 1/4 हिस्सा भी कंप्लीट नहीं हुआ और बेसिकली उन्होंने कहा कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ करप्शन एंड बद इंतज़ामी की वजह उन्होंने बताई। अब सुने उनका क्या कहना था। 4 साल से जायद हो गए, 23.2% काम हुआ है और लॉट 2 पे 38.3% काम हुआ था। उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया, साइट सील कर दी गई और अब कॉन्ट्रैक्टर ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 29 अप्रैल को हियरिंग है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कह रहे हैं जल्द अज जल्द दे दिया जाएगा और इसके नतीजे में एक नया पूरा आपका करप्शन शुरू हो जाएगी। हमारा मुतालबा तो ये है कि यूनिवर्सिटी रोड को असली शक्ल में बहाल किया जाए। सो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि BRT का जो लॉट 2 है इसके मिक्स ट्रैफिक लेन का काम ठेका इसका FWO के हवाले कर दिया गया है। इनफैक्ट ज़रा का कह रहे हैं मेयर कराची ने ऐलान किया है एक्सप्रेस बारे में। जमार चौकियों हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैं। जमार, सादिया जावेद साहिबा तर्जुमान हैं हुकूमत सिंध की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जमार, आप बताइएगा, आपसे ही बात हुई थी और आपने जो सूरत हाल है वो हम तक पहुंचाई, सब देखने वालों तक पहुंचाई कि किस कदर सुस्त रफ्तारी से पर्टिकुलरली लॉट 2 का काम चल रहा है। अभी क्या तब्दीली आई है कॉन्ट्रैक्ट में एंड अदरवाइज अबाउट द वर्क ऑन द ग्राउंड? अच्छा, इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं इस्लामिया कॉलेज में, कल वज़ीर आला ने जब लॉट 2 का दौरा किया तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की। तो कल तो यहां पर हमें जो है मशीनरी काफ़ी ज़्यादा यहां पर नज़र आ रही थी। वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि 2 से 3 दिन में मज़ीद बेहतरी आएगी, तो वो फ़िलहाल यहाँ पर मशीनरी तो नज़र नहीं आ रही। हो सकता है 2 से 3 दिन में मोबिलाइजेशन हो और काम स्टार्ट हो। ऑफिशियली कोई इस तरह का एग्रीमेंट सामने नहीं आया कि क्या तब्दीलियाँ आई हैं, मगर ये है कि जो आम ट्रैफिक के चलने की सड़क होती है जिसको हम मिक्स ट्रैफिक लेन्स कहते हैं, वो कहा जा रहा है कि FWO को दे दिया गया है और 3 माह में तकरीबन वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुकम्मल किया जाएगा, जो कि बज़ाहिर तो थोड़ा मुश्किल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नीपा से हसन स्क्वायर तक K4 की लाइन ने मुकम्मल होना था गुज़िश्ता साल दिसंबर में। उसके बाद फिर 4 महीने की तोसी कर दी गई। अप्रैल में उसको डिलीवर होना था। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शजीद नमेमन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि K4 लाइन का काम मुकम्मल होगा, अप्रैल में हमें हिस्सा डिलीवर होगा तो उस पर काम करेंगे। मगर सूरत हाल ये है कि वहाँ पर काम रुका हुआ है। अगर वो काम दोबारा स्टार्ट हो भी जाता है तो उसमें कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 4 महीने की एक्सटेंशन हुई थी। तो अगर टोटल 3 महीने में इन्होंने पूरे मिक्स ट्रैफिक लेन्स मुकम्मल करने हैं, क्यों K4 की लाइन का काम रुका हुआ है? मतलब दिसंबर 25 उसकी डेडलाइन थी, 4 महीने एक्सटेंड हुए और हम चौथे महीने के आखिर में खड़े हुए हैं। क्या स्टेज है उस काम की? अच्छा, अभी तक तो उनकी बातें चल रही हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने रिपोर्ट किया था कि जो वो
फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ जो ब्रिज है, गुलशन इकबाल ब्रिज, उसके साथ जो एक्सकवेशन हुई थी उसकी वजह से गालिबन कुछ नुकसान पहुंचा था ब्रिज के कुछ हिस्से को। तो शायद हेल्थ एंड सेफ्टी वगैरह के इश्यूज़ के ऊपर वर्ल्ड बैंक ने कुछ एतराज़ात भी उठाए थे जो कि शायद दूर नहीं हुए, जिस वजह से काम मुकम्मल नहीं हुआ। मगर हतमी तौर पर कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आया वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का इस हवाले से कि क्या इशूज़ हैं और कब तक दोबारा फाल कर दिया जाएगा। कोई नई डेडलाइन भी नहीं आई, अप्रैल गुजरने को है और अभी होना तो ये चाहिए था कि कोई नई डेडलाइन आ जाती, पता चल जाता आवाम को कि ये काम कब तक मुकम्मल होगा। अभी कुछ डेडलाइन नहीं आई, काम भी दोबारा अच्छा सादिया साहिबा भी हमारे साथ इस हवाले से हो सकता है कि वो जी जमार आप हमारे साथ ही रहें, आपसे भी अभी मजीद अपडेट लेंगे। सादिया साहिबा हमारे साथ हैं। सादिया साहिबा, अब कल सीएम साहब खुद वहाँ गए हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे हैं मशीनें वगैरह भी बड़ी थी, लगता था ये कोई काम इस बार शुरू हो ही जाए। FWO के हवाले भी कर दिया गया, पहले वाले कॉन्ट्रैक्टर्स निकाल दिए। अब आप पहले ही बता दें, कबल अज़ वक्त हमें बता दें कि कोई प्रॉब्लम फोर्सी कर रही है कि अब भी 3-4 महीनों में काम कंप्लीट ना हो, क्योंकि डेडलाइन भी दे गए हैं सीएम। थैंक यू वेरी मच। देखिए हुमा, कल सीएम साहब ने उस एरिया का विजिट किया है। पहला जो फेज है जो इसका 3 से 4 महीने में उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो मिक्स लेन है वो मुकम्मल कर ली जाएगी और इसीलिए काम जो है वो पहले उर्दू साइंस कॉलेज से शुरू होगा और नुमाइश चौरंगी तक काम मुकम्मल किया जाएगा, ताकि इस दौरान जो K4 का मंसूबा पानी वाला है उसका भी काम मुकम्मल कर लिया जाए और वो क्रॉस, क्योंकि उस जगह से क्रॉस करना है, क्योंकि ये मौसमियात तक 16 किलोमीटर बनते हैं, तो मैं अब कोई रुकावट नहीं देख रही हूँ। मोबिलाइजेशन जाहिर सी बात है संडे को ही। आप कैसे कोई रुकावट नहीं देख रही, क्योंकि रुकावट तो यहीं पे आ गई ना। दिसंबर 25 में K4 की लाइन लगनी थी, डलनी थी नीपा से हसनपुर तक। अब अगर उस पैच पे अभी तक उसमें 4 महीने की एक्सटेंशन हो गई, 4 महीने की एक्सटेंशन भी अब ख़त्म होने को है, लेकिन मज़ीद ना कोई एक्सटेंशन हुई है ना काम आगे बढ़ रहा है, तो रुकावट तो यही आ गई। थोड़ा सा उस जगह सेफ्टी मेजर्स को शायद उसमें कुछ वर्ल्ड बैंक को लकूना लग रहा है, सिर्फ उसको चेक करना है। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जितनी देर में उर्दू साइंस कॉलेज टू नीपा FWO लेफ्ट और राइट मिक्स लेन का काम मुकम्मल करेगी, उस वक्त तक इंशाल्लाह K4 का भी मंसूबा जो रुका हुआ है उसको क्रॉस करा दिया जाएगा उस जगह से। और चीफ मिनिस्टर साहब ने 90 डेज FWO के साथ इनिशियली डिसाइड किया है कि 90 डेज में मिक्स लेन, और हमारी देखिए कोई भी गवर्नमेंट किसी भी शहर किसी भी सूबे की गवर्नमेंट अपने ऊपर डिस्क्रेडिट्स नहीं लेती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाहिर सी बात है हमें भी इलेक्शन लड़ना है। अगला साल जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन ईयर है। रेड लाइन मंसूबे की वजह से आप लोगों ने मीडिया ने ह्यू एंड क्राई जो की, उसके अलावा जो वहाँ लोग रहते हैं उन्होंने बहुत तकलीफ मैम, लोगों की ह्यू एंड क्राई मीडिया ने सिर्फ डिलीवर पहुंचाई है, असल ह्यू एंड क्राई तो लोगों की है। हम वैसे अपनी तरफ से तो नहीं बनाएंगे जब तक लोगों की हमें वो तकलीफ का। आपने नहीं बनाई, लेकिन लोगों को वाकई तकलीफ। अच्छा सादिया साहिबा, चलिए छोड़े, आप हमें कह रही हैं और सीएम साहब ने भी हमें कहा है और आपने तस्दीक की है उस बात की कि 3-4 महीने 90 डेज की बात हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मई, ठीक है, अप्रैल तो अब खत्म हो रहे हैं, मई जून जुलाई हम चले अगस्त तक भी ले गए और आप कह रही हैं कि ये हो जाता है तो कोई डिले नहीं होगा। दीज आर पीक मॉनसून मंथ्स। वैसे तो कराची में कोई बारिश उस तरह होती नहीं है, लेकिन अब तो होती है, लेकिन अब हो जाती है। मॉनसून तो में तो हो ही जाती है, और जब कराची में बारिश होती है तो हर चीज बिल्कुल उसका जो टाइम है ना, कोई हो तो वो 1 साल ऑलमोस्ट आगे चला जाता है। फोर्सी कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है, वेदर कंडीशंस हैं। वैसे तो आपकी जो मेट ऑफिस है वो कह रहा है कि कराची में समर की उस तरह रेन्स नहीं आएंगी, क्योंकि दुनिया में क्लाइमेट चेंज है, सर्डन रेन्स होती है। अप्रैल में कभी बारिश नहीं होती, कराची में अप्रैल में अब की दफ़ा बारिश हुई है। उसको भी फोर्सी करते हुए सब कुछ मद्देनज़र रखते हुए एक हकीकतन सीएम साहब ने FWO के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, बात की है। वो चाहते हैं कि जो वो डेडलाइन दे रहे हैं उससे पहले ये काम मुकम्मल किया जाए। अच्छा, अब जमार आप हमें बताइएगा, सादिया साहब कह रही हैं उर्दू साइंस कॉलेज से फिर काम आगे बढ़ाया जाएगा, फिर बाय द टाइम वहाँ पे काम कंप्लीट होगा, नीपा से हसन स्क्वायर तक भी। आप ज़ाहिर है फील्ड में मौजूद हैं, आप रिपोर्ट करते हैं, आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर रहे हैं।
आपको लग रहा है कि जो प्लान अब हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है या काबिल अमल है, या डेडलाइंस जो दी गई हैं, चलें 1-2 महीना ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा काम मुकम्मल? जी अब्दुल्ला, जिस तरह से हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है और जिस तरह से इमरजेंसी बेसिस पर FW को काम दिया गया, लग तो ऐसा ही रहा है कि हुकूमत काफ़ी संजीदा है इस हवाले से। सादिया जावेद साहबा ने जो इलेक्शन का एक पॉइंट रेज़ किया वो भी एक है, जाहिर सी बात है सियासी जमातें तो उसी बारे में वो सोच चुकी कि इलेक्शंस भी हैं तो लोगों की राय भी है। काफ़ी ज़्यादा वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि मीम्स बन रही हैं, तो हुकूमत तो लग रहा है कि संजीदा इसको ले रही है। हो सकता है कि मिक्स ट्रैफिक लेन्स का मामला हल हो भी जाए। अच्छा, पिछली दफ़ा जमार इसके साथ वो इन्फॉर्मेशन भी दीजिएगा, आपने हमें बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुझे ड्राइंग्स नहीं दी गई, सालों गुजर गए तो फिर मैं कैसे आम काम बढ़ूँ और आगे 2 साल तक उसका कहना था कि मुझे नहीं कोई मिला। उसको भी ज़रा दोबारा हमें बता दीजिएगा। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्टर से जब हमारी बात हुई थी उसका यही कहना था कि जो डिज़ाइंस हैं उसको 50% डिज़ाइंस मिले हैं, जिसमें वो क्लेम कर रहा था कि 40% उसने काम कर दिया है। 10% पर बकौल उसके जो हैं वो यूटिलिटीज़ के मसाइल थे, और मज़ीद जो 40% था उसका डिज़ाइन जो है वो उनको मिला है अप्रैल में, और मज़ीद 10% उनका कहना था कि अभी डिज़ाइन रहता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का कहना था कि जब डिज़ाइन ही 50% मिला है तो मैं काम 100% किस तरह से कर सकता हूँ। दूसरी बात ये थी कि जब हमने फिर रेड लाइन हुकाम से बात की, उनका कहना था कि काफ़ी जो ब्रिजेस थे सारे उनके डिज़ाइन वगैरह तो फाइनल थे, वो भी काम कॉन्ट्रैक्टर ने मुकम्मल नहीं किया। तो ये बातें तो दोनों तरफ से हैं। वज़ीर आला सिंध से भी हमने कल ये सवाल किया कि वो ये कह रहे हैं कि उनको तो डिज़ाइन ही नहीं मिले, तो वज़ीर आला ने कहा कि क्योंकि वो अदालत में जा चुके हैं तो वो जवाब उनको अदालत में ही देंगे। वो पहले भी ये सोच रहे थे कि क्योंकि डिले हो जाता है, अदालती मामलात आ जाते हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करते हैं कॉन्ट्रैक्टर अदालत से रुजू कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि ऐसा हो ही गया है तो हम उनको अदालत में जवाब देंगे, यहाँ पर हम जवाब नहीं देंगे। तो फिलहाल हुकूमत की तरफ से वाज़े कोई जवाब नहीं आया कि आया कितना डिज़ाइन उनको दिया गया था, मगर कॉन्ट्रैक्टर ने यही कहा है कि उनको 50% डिज़ाइन मिला। जी सादिया साहिबा, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ने मौक़िफ़ अपनाया था और मीडिया नुमाइंदों से भी उनका रब्ता है, जमार ने उनसे बात की थी। जी बिल्कुल, उन्होंने मीडिया नुमाइंदों को ये बात बताई है, और उनका कहना ये है कि हाँ जी उन्होंने अदालत में भी ये बात बताई है। मामला सब जुडिश है, लेकिन देखें कॉन्ट्रैक्ट जब अवार्ड होता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% जो है वो डिज़ाइन हवाले कर दें। काम तो क्योंकि पार्ट वाइज होना था, तो जितना उनको ज़रूरत थी वो उनको प्रोवाइड किया गया था, जो मेरी नॉलेज है। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो कोर्ट गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध 29 को कोर्ट की तारीख है, उसमें अपना वाजे जवाब और जो उन्होंने चार्जेस लगाए हैं उनका जवाब देंगे। और दूसरी बात ये कि मैं ये बात भी क्लियर करूं कि FWO को मिक्स लेन का कॉन्ट्रैक्ट वो किया गया है, रेड लाइन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी FWO को नहीं दिया गया है, उस पे बातचीत चल रही है। अच्छा सादिया साहिबा, आप हमारे साथ रहे, जमार बहुत शुक्रिया। हम एक रिपोर्ट है हमारे पास कराची की ग्रीनरी या फिर लैक ऑफ इट, उस पे और सादिया साहिबा का हम कमेंट लेना चाहेंगे उस पे। तो आपको ये दिस विल बी शॉकिंग फॉर यू टू फाइंड आउट कि कराची का जो सब्जा है ना, जो ग्रीन कवर है, वो 2% से भी कम रह गया। अब्दुल्ला, और हालिया अरसे में सिंध हुकूमत और शहरी इदारों ने क्रोनोकार्पस, आपको पता है एक दरख्त है, बदनाम ज़बाना है, मिलता भी नहीं है, मुख्तलिफ उसके बारे में ओपिनियन है लोगों की। बात कहते हैं जी इतना भी हार्मफुल नहीं है जितना उसे डेवल बना के पेश किया गया है, लेकिन कुछ माहौलियाती माहिरीन कह रहे हैं कि ज़मीन का पानी है सारा चूस लेता है, ज़मीन को ख़राब करता है, और अजीब सा भी लगता है वैसे, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। सो इसकी आड़ में, इसको काटने के चक्कर में और भी बहुत सारे क्या दरख्त काटे जा रहे हैं या नहीं काटे जा रहे, उनीबा ज़मीर शाह ने ज़रा हक़ाइक़ जानने की कोशिश की है। देखिए, कराची वो शहर था जहाँ सब्ज दरख्तों की छाँव हुआ करती थी, और जब इन दरख्तों से गर्म हवाएं टकराती थीं तो वो ठंडी हो जाया करती थी। लेकिन जिस खामोशी से ये शहर अब अपनी सब्ज पहचान खो रहा है, वो एक ऐसा माहौलियाती अलमिया है जिसके ख़तरनाक असरात हम बदलते बिगड़ते मौसमों की सूरत में झेल रहे हैं। ये एक दरख्तों का कब्रिस्तान है जहाँ से मैं इस शहर की बर्बादी का नोहा आप तक पहुँचा रही हूँ। कोनोकार्पस की कटाई की आड़ में शहर के सरसब्ज कब्रिस्तान सखी हसन से भी खामोशी के साथ चिड़ियों के आशियाने छीन लिए गए। हुकाम तो दावा कर रहे हैं कि कराची से सिर्फ कोनोकार्पस को काटा जा रहा है, लेकिन ना तो ये कोनोकार्पस का दरख्त है, ना वो कोनोकार्पस का दरख्त है, ना ही मेरे सामने जो दरख्त इस वक्त काटे गए हैं वो कोनोकार्पस के हैं। दरअसल ये
लिग्नम लुडाई के दरख्त हैं जिनके ऊपर नीले और सफेद रंग के बहुत ही हसीन फूल खिलते हैं। इनके बढ़ने की रफ्तार बहुत कम होती है और कराची में ये आमतौर पर सड़कों और फुटपाथों के किनारे पे आपको लगे हुए नजर आएंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खामोशी के साथ एयरपोर्ट के इलाके से इन्हें काट दिया गया। लिग्नम का तस्करा हुआ और उसको देखकर उन मनाजिर को देख के सिवाय तकलीफ के और कुछ नहीं कहा जा सकता। लिग्नम के बारे में मैं कहता चलूँ, ये बुनियादी तौर पर ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी अब करार पाई है IUCN रेड लिस्ट के मुताबिक, और इसको फ्लोरिडा में इस प्रोटेक्टेड स्टेटस हासिल है। ये खुसूसियत होती है हाई डेंसिटी वुड कहलाती है, और इसकी लकड़ी का जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से ये दरख्त मादूमी का शिकार हो रहा है। ऐसे पौधों को जो कि माहौल से मुतसादिब नहीं है और हमारी खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनकी हिफाजत जो है इस किस्म की मुहिम में ख़ास तौर पर इसकी सर्विलेंस की ज़रूरत है। कंक्रीट के इस जंगल में अब इस शहर की सांस घुट रही है। फुटपाथ से लेकर बस स्टॉप तक हर चीज सख्त और बेजान कंक्रीट में ढल चुकी है। जहां कभी दरख्त ज़मीन में जड़ें फैलाकर फ़ज़ा को ठंडक देते थे, वहां अब इन्हें गमलों में कैद कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक जो दरख्त कोनोकार्पस के मुतबादिल लगाए जा रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कल ये दरख्त किसी तरक्याती मंसूबे की नज़र ना हो। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। लिग्नम जो दरख्त होता है ना, बड़ा खूबसूरत होता है। इस पे अभी भी ये एक्चुअली जिस सीजन में हम मौजूद हैं, इस पे पर्पल फूल आपको नजर आएंगे। देखिए वो ख़ैबान हाफिज की जो मेन रोड है उस पे बीच में लगे हुए हैं, और भी बहुत सी जगहों पे लगे हुए हैं। साथी साहिबा, दिस इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एक तो पहले ही हमारा ग्रीन कवर इतना कम है और ऊपर से ये मनाजिर। देखिए, जो आपकी रिपोर्ट में निशानदही हुई है सखी हसन कब्रिस्तान वाली, वो तो जिन लोगों ने दरख्त काटे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। वो किसी भी ना टाउन की इजाज़त से कटे थे, ना किसी वो टिम्बर माफिया या आप जिसको जो भी कहें उनकी उससे कटे थे, और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। बाकी शहर में जो एरियाज केएमसी के अंडर आते हैं, ये मेयर कराची ने कई दफ़ा इंश्योर किया है कि जहाँ से दरख्त निकाले जाएंगे उतनी ही तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। कोनोकार्पस इज अंडर, उसके बारे में आपने खुद भी कहा, लेकिन वैसे वो शहर, मुझे नहीं पता क्लाइमेट के लिए क्या अच्छाई करता है या क्या बुराई करता है, लेकिन अंडरग्राउंड जो उसकी रूट्स होती हैं वो सेवरेज और वाटर लाइंस को बहुत नुकसान पहुंचाती, इस वजह से उसका रिमूवल हो रहा है। कराची शहर के लिए जो देसी दरख्त हैं जिसमें नीम, बाकी बादाम, जो पहले अमलतास है, गुलमोहर है, जी, वो सारे जो हैं वो कराची के वेदर को सूट भी करते हैं, और उसकी भारी तादाद में लगाने के लिए जो है कि केएमसी जो है इस पर काम कर रही है। और आप देखेंगे, मुझे अच्छी तरह याद है पिछली जो शजरकारी मुहिम थी उसमें मैं खुद गई थी, और जो माई कुलाची है उसके जो बीच में आइलैंड है उसमें ये सारे दरख्त केएमसी की तरफ से लगे थे। कोई तो आपके पास, सादिया साहिबा, कोई फिगर होगा आपके पास कि हमने इतना परसेंटेज ऑफ द सिटी को ग्रीन कवर देना है या दे चुके हैं? कोई प्लान है आपके पास? जो देखिए, कराची में एक फॉरेस्ट जो है वो बिलावल हाउस के आगे बनाया गया है, जो बहुत अच्छा फल फूल रहा है। बाकी शहर में 2-3 जगह कोशिश की गई, लेकिन वो सिटी फॉरेस्ट जो है वो क्रिएट नहीं हो सका। लेकिन मेरे पास नंबर एग्जैक्ट इस वक्त है नहीं, क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर फॉर दिस रिपोर्ट, बट लेकिन मैं आपको वो आपके प्रोड्यूसर के साथ वो नंबर केएमसी से डेफिनेटली शेयर करूंगी। बिल्कुल कराची को ग्रीन कवर की जरूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, और अगर हम नहीं करेंगे, हम तब्दीली कर सकते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये तब्दीली कर सकती है कि जितने भी हाई राइजेस बन रहे हैं, और चाइना में हमारे पास इसकी मिसालें मौजूद हैं, उनकी जो रूफटॉप्स हैं, और कराची इज अ सिटी ऑफ हाई राइज एंड बिल्डिंग्स, उनकी जो बन गई हैं वो तो ठीक है, उनको रीस्ट्रक्चर करके इंजीनियर करके कुछ कर सकें। अदरवाइज जो बन रही हैं उनके रूफटॉप्स को लाजिम करार दें कि वो वहाँ
बाग और लगाएं जब और उनके जंगल बिल्डिंग उगाएं। प्लान्स को एनओसी दिया जाता है तो उसमें मैंडेटरी होना चाहिए कि आप ग्रीन कवर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस चीज को भी इंक्लूड किया जाए, इट कैन मेक अ डिफरेंस। एक और चीज हम आपको सजेशंस दे रहे हैं सादिया साहिबा कि इतने गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस भरे हुए हैं कराची में, तो उनसे भी ये काम करवाया जा सकता है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज पे कितना ग्रीन कवर दे रहे हैं, अपने इर्द गिर्द कितना दे रहे हैं। These things are very doable अगर इसको सीरियसली प्लानिंग में डाला जाए। जी बिल्कुल, और चेक एंड बैलेंस भी किया जाए। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि हर सिटीजन को अपना थोड़ा सा हिस्सा डालना होगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी डालना होगा, स्कूल कॉलेजेस को भी। लेकिन हमारे यहाँ बहुत कन्वीनियंटली वो जो काना कॉपस है, क्योंकि वो बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है, उसको लगा लेते हैं। तो मैं लोगों को आप जो एडवाइस कर रही हैं वो बिल्कुल मैं चीफ मिनिस्टर साहब तक पहुंचाऊंगी, ताकि वो जब टाउन प्लानिंग वालों को ये चीज लाजमी करार दें, लेकिन साथ में हम शहरियों को भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए कि जमीन में दरख्त, हम बड़े बड़े गमलों में दरख्त लगा लेते हैं अपने घरों में, लेकिन हमें चाहिए कि हम जमीन में दरख्त। बहुत शुक्रिया आपका सादिया साहिबा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम बहुत सारे लोग पूरा जो है ना वो कंक्रीट कर लेते हैं और वो साइड में जो गली होती है, एक दरख्त के लिए कच्ची जमीन थोड़ी सी छोड़ दें, एक दरख्त तो आपके घर में होना ही चाहिए। और आपको मतलब मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको क्यों नहीं चाहिए कि कोई दरख्त हो, मतलब व्हाई वुडंट एनीबॉडी वांट कि ग्रीनरी हो। एटलीस्ट जहाँ मैं रह रहा हूँ या जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी जो लेन है, चले ठीक है सड़क, उस पे तो ग्रीनरी हो। अगर हर कोई ये सोचना स्टार्ट हो जाए तो हर कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेगा ना उसके लिए। हाउ कैन यू नॉट वांट अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनरी? आंखें ठंडी हो जाती हैं भाई। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और जब पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर आपको पता है दौर से बाहर हो गए हैं और प्लेऑफ की और इन्हें बाहर किया। तो हमने आपको बता दिया ना, सबसे पहले पेशावर, किंग्समैन ने, उसके बाद इस्लामाबाद, देन मुल्तान एंड देन द किंग्समैन, देन हैदराबाद। आई लाइक सेइंग द किंग्समैन। आप जहां जाहिर है बाकी टीमों के आगे जाने के लिए खुश हैं उनके लिए, लेकिन हम अपनी टीम लाहौर कलंदर के आगे ना जाने पे थोड़े उदास भी हैं। Naturally so. हाँ, उदास हैं, but the beauty of PSL is that you move on from the उदासी because all teams are really your teams. पाकिस्तानी टीम्स हैं सारी, तो that is good. Let's talk to our expert. वो भी क्या उतने उदास हैं अब्दुल्ला जितने आप हैं, ये पता कर लेते हैं। एसोसिएशन तो है ना हमारी लाहौर कलंदर के साथ। सो सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं, और हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अच्छा सिकंदर, ये बताएं सिकंदर, आपको लग रहा है कि the deserving teams have actually made it to the top 4? हाँ बिल्कुल, देखें सारी डिजर्विंग टीम पहुंची है, मगर कल का मैच मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे एक टीम जो है वो जीतना ही नहीं चाह रही थी, जो दूसरी टीम थी। वो जो उनके एक प्लेयर था, दो हुए कल, कौन से वाले की बात कर रहे हैं? ख्वाजा, ख्वाजा जो था वो तो डट के खड़ा हुआ था, बाकी तो सारे लड़के जो हैं वो जल्दी में थे कि 158 के अंदर आउट हो जाएं। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा ये बात, किसी ने कोशिश ही नहीं की खड़े होने की। तो अगर वो लड़ते तो 158 से क्रॉस कर जाते तो लाहौर कलंदर का चांस बन जाता। तो ये मेरी फीलिंग है, मैं ये कोई और इल्जाम नहीं लगा रहा, बस मुझे एक ऐसी फीलिंग सी आई कि कोई लड़का खड़े होकर खेलना नहीं चाह रहा, फंसना नहीं चाह रहा, तो इसने मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। मगर लाहौर कलंदर को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, उसकी बेसिक वजह ये है कि लाहौर कलंदर इतना कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए करता है कि उसका ना पहुंचने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर उन्हें जरूर अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छी टीम बनाए, अच्छे लड़के लाए अपने। ये टाइम ये आपको पता है, ये जो इस तरह का कोई चीज़ होती है कि मौका देती है आपको कि आप जरा इंट्रोस्पेक्ट करें और देखें कि किस तरह बेहतरी ला सकते हैं। और लाहौर एक्चुअली डज, लाहौर कलंदर ना इट यूटिलाइजेस दैट टाइम बड़ी अच्छी तरह। डिसहार्ट होंगे, डिसहार्ट तो नेचुरली हर कोई होता है, लेकिन जो शुरू में लाहौर कलंदर का सफर था और तवातुर के साथ आपको पता है शिकस्तें ही थी, लेकिन उसके बाद द वे दे बाउंस्ड बैक was also incredible, and जो स्ट्रक्चर उन्होंने अपना विद टाइम डेवलप किया वो और कोई नहीं डेवलप कर सका। इसलिए they should not feel bad about this time around. भट्टी साहब ये बताएं कि हम पेशावर को एट द टॉप ऑफ द टूर्नामेंट हम देखते ही रहे हैं थ्रू आउट, मतलब वो होता है ना कि वर्ल्ड कप भी जब हो रहा होता है तो एक टीम होती है जो कि अनबीटन भी रहती है, टॉप पे ही रहती है, एंड में फिर कभी वो जीत जाती है कभी नहीं जीतती। आपको क्या नजर आ रहा है? मतलब दे आर वेरी वेल पॉलिश्ड, पेशावर का कोई और टक्कर नजर नहीं आ रही हमें इधर। बिल्कुल हुमा, लेकिन पेशावर की टीम भी आखिरी मैच जो था परसों वाला
वो लाहौर कलंदर से हार गए थे। The only one. बाबर आजम जी ओनली वन। 10 में से उन्होंने 8 मैच जीते, एक मैच में बारिश हो गई और आखिरी मैच हार गए। right. लेकिन पेशावर की जो खूबसूरती थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक अलग टीम नजर आए कि टॉप से बाबर आजम स्कोर कर रहे थे, कुशाल मेंडिस स्कोर कर रहे थे, और अगर बॉलिंग में आ जाए तो उनके स्पिनर सुफियान मुकीम। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम ने उन पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, लेकिन इस फॉर्मेट में पीएसएल में कुछ हफ्ते पहले जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उनको चौथे नंबर पर खिलाया, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन बाबर आजम और कुशाल मेंडिस, उन्होंने इस टीम को बिल्कुल एक अलग टीम साबित कर दिया। लेकिन कल जिस तरह की हैरानी रावलपिंडीज की परफॉर्मेंस से हुई, बल्कि उसके बाद जो सबसे ज्यादा हैरान कर गए वो मोहम्मद रिजवान कर गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो टीम जो एक दिन पहले हैदराबाद की टीम 80 रन पर आउट हुई हो, वो अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई तो मेरे ख्याल में वो डिजर्विंग टीम शायद नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपने बारे में कि मैंने उतनी मेहनत नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो एक सीनियर बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, मेरा ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बातें करनी चाहिए थी, स्ट्रेंज बातें हैं, नहीं करनी चाहिए थी। मतलब एक टीम चली गई ना, उसने 2 अरब 45 करोड़ रुपए लगाए ओनर्स ने, तो उनको तो इनकरेज करना चाहिए कि भाई चले, आपने इतने पैसे लगाए, आपकी टीम क्वालिफाई कर गई। नहीं, और फिर ये अब्दुल्ला एडमिट करना कि हमने इतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए। जी कहिए सिकंदर, आपको कौन रोक सकता है? अभी उन्होंने, रिजवान ने कहा ना कि वो डिजर्व नहीं करते थे। भाई रिजवान खुद डिजर्व करते हैं पाकिस्तान टीम में आने में। इस वक्त मैं इतना गुस्से में हूँ सेलेक्टर्स पे कि इतने नालायक सेलेक्टर्स हैं कि भाई एक लड़का की फॉर्म आपको नजर आ रही है, आप नए लड़के को खिलाएं। अब आपने की बारी, अब टाइम आ गया है कि आप नए लड़कों को खिला के पाकिस्तान की टीम बनाएं। हम 2 वर्ल्ड कप हार गए T20 के, एक ODI का, एक चैंपियंस ट्रॉफी, एक एशिया कप, 5 भारत से हार गए, और ये लड़के जो हैं यही खेलेंगे। ये कैसे हो सकता है? अब बाबर की परफॉर्मेंस की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, वो फॉर्म में आ गए, मगर ये तो बताइए पिछले 2 साल में उन्होंने क्या जिताया? आप जिताएंगे ना, फॉर्म में आए हैं तो वे फॉर्म में आ गए, मगर पाकिस्तान के लिए करें ना। हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, तो वो फॉर्म में आ ही गए हैं ना, मतलब अभी हम उनको चांस दे सकते हैं, बड़े अरसे बाद आए फॉर्म में। भाई फॉर्म में आए तो आप आए भारत के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो आप आके ग्लैडिएटर या क्वेटा के खिलाफ करेंगे। फॉर्म में ही अभी आए हैं, फॉर्म में ही अभी आए हैं, तो इसके बाद सिकंदर हम लोग कह रहे हैं अभी उनको चांस देते हैं। अभी तो पीएसएल में तो फॉर्म में आए हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं, और उनकी नेचुरल गेम वापस भी आई है ना, तो वो भी तो एक देखें। देखो एक अच्छा प्लेयर है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़ा उसका परफॉर्मेंस है, एक्सेप्शनल, उसने कोई चीज जिता के नहीं। अब मैं दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करता हूँ। आप ये देखें, कल अमाद बट ने 4 ओवर में 44 रन दिए, पाकिस्तान टीम में आ गया। यार मैं सेलेक्टर्स को, मैं तो हैरान हूँ, मैं उनको सलूट मारता हूँ। सर आप लोगों को सलूट है कि जी आपने टीम में पहले परफॉर्मेंस कल आई है। अच्छा, अब कोई रद्दोबदल का इम्कान है मौजूदा परफॉर्मेंसेस को देखते हुए भट्टी साहब? पाकिस्तान टीम की बात जी देखिए, पाकिस्तान का तो अब्दुल्ला अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। इस साल 2026 में 2027 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 28 में T20 वर्ल्ड कप है। तो इस वक्त तो कोई पाकिस्तान टीम में रद्दोबदल का इम्कान नहीं है। हमारी टीम कराची में कैंप शुरू हो गया है, बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए जारी है। उसमें मोहम्मद रिजवान भी हैं, बाबर आजम भी हैं, शाहीन आफरीदी भी हैं, बल्कि अम्माद बट मुझे समझ नहीं आया 30 साल के ऑलराउंडर को पाकिस्तान टीम में लाकर हमारे सेलेक्टर्स क्या साबित करना चाहते हैं। अगर कोई प्लेयर, एक प्लेयर ऐसा है जो पाकिस्तान टीम में आ सकता है, वो शायद किसी और वजह से उसको, उस ऑलराउंडर को नहीं लिया जा रहा, तो कोई नौजवान किसी को इनकरेज किया जाता। तो अब पाकिस्तान की जो अगली कैंपेन है वो बांग्लादेश के खिलाफ, बांग्लादेश में 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है। और नाहिद राना ने इस PSL में जिस तरह की बॉलिंग की है हमारे बैट्समैनों के लिए, वो पिछले दिनों PSL में आए, यहाँ भी मुश्किल डाल कर गए। जब टेस्ट सीरीज खेलने आए थे नाहिद राना, वहां भी उन्होंने पाकिस्तान में 2-0 टेस्ट सीरीज में हराया। अब ये बताइए भट्टी साहब के लाहौर में फाइनल में शायकीन को इजाजत मिल गई, टिकटों की सस्ती तरीन 1500 की है, महंगी तरीन 12,000 की है,
फिजिकली क्या मंगल से मिलना शुरू होंगी, ऑनलाइन क्या दस्तयाब है? दूसरा ये आज हमने बताया हाँ, दूसरा ये कि एक मैच कराची में भी शायकीन के लिए खोल दें, इस पे कुछ गौर ख्वास हो रहा है? देखिए अब तो अब्दुल्ला कल कराची में आखिरी मैच है, तो टिकटों का तो मुझे नहीं लग रहा कि अब तमाशाई कराची में आ सकेंगे। लेकिन कल मैंने नेशनल स्टेडियम में रात में देखा, पहले से ज्यादा चहल पहल थी। इसका मतलब जो बासर लोग हैं सिक्कू भाई जैसे, वो तो अभी एक मैच नहीं देखा है मैंने, भट्टी साहब एक टिकट नहीं मिली मुझे, एक टिकट। चलिए वो वैसे ही कह रहे होंगे, लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि लोग गए हैं, टीमों के अपने लोग। आपका तो एक्रेडिटेशन कार्ड बनता है ना सिक्कू, आपको टिकट की क्या जरूरत है? नहीं, मैंने तो इन्फ्लुएंशियल की बात की। लेकिन आज 4 बजे से आज 4 बजे से ऑनलाइन टिकट फरोख्त उसकी शुरू होगी, और कल से शायद लाहौर के 12 सेंटर्स हैं जहां पर फिजिकल टिकटें जो हैं फाइनल की, उनकी फरोख्त शुरू होगी। लेकिन मेरे ख्याल में जो हालात हैं उसके हिसाब से फाइनल के अलावा लग नहीं रहा है कि ठीक है, जाहिर है अब तो टाइम हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हमने जी अब्दुल्ला जी, मैं एक रिक्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर साहब से करना चाहता हूँ कि कल आपको मैच दिखाने दें कराची में। सॉरी नहीं, कराची की नहीं, मैं कह रहा हूँ इतनी महंगाई हो गई है, इतना कुछ हो चुका है, ये आप जनरल जो पब्लिक है उसको फ्री करते हैं ना यार, या उसकी टिकट 10 रुपए रख दे, कितना कमा लेंगे आप? देखिए अगर कोई पॉलिटिकल, अगर किसी, मैं उस दिन बैठा बात कर रहा था, अपने बेटे को समझा रहा था कि पॉलिटिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो अपने आप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और पब्लिक को फैसिलिटीज दें, और खास तौर पे पैसों के मामले में जो फाइनेंशियल, ये अच्छा है कि जरा सस्ता टिकट अगर सस्ता टिकट सस्ता होता तो जाहिर है लोगों के लिए आसानी होती। 1200 इज अ लॉट फॉर अ कॉमन मैन। 12,000 तक की बात जा रही है। 1500 इनफैक्ट, मोहसिन नकवी साहब से भी करूंगा कि आवाम को कोई। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सिक्कू, आपकी सजेशन पहुंच गई कि जरा कुछ टिकट, वैसे कुछ कैटेगरी के टिकट जरा सस्ते कर दें। एक ही मैच है, खोल ही दिया लोगों के लिए, तो फिर मुफ्त में जाके बैठ जाएं बस। मुफ्त में जरा मुझे लगता है जरा हुल्लड़बाजी होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो टोकन कर लेना, हजारों वाली बात ना हो। ओके, ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा, गर्मी जो है ना वो पूरे मुल्क को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है। बेसिकली हर जगह गर्मी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कहीं भी बड़ा ही सुहाना मौसम चल रहा है। नॉट रियली, हर जगह। डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अफजाल, प्लीज़ बताइएगा क्या हम एक्सपेक्ट करें इस हफ्ते में? हफ्ते का आगाज़ ही हुआ है अक्रॉस द कंट्री। डॉक्टर साहब आपको आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखिए मौसम की, जी मेरी आवाज़ आपको आ रही? जी प्लीज़ कंटिन्यू। इस तरह से है कि अभी 27 अप्रैल के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर्स हाई जा रहे हैं अभी इस वक्त। तो आज शाम से कुछ हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान से एंटर होगा, और अपर केपी और कल तक जो है वो जीबी के कुछ इलाकों में बारिश होगी। इससे ये होगा कि कुछ दिन के 1-2 दिन के लिए टेम्परेचर्स डाउन हो जाएंगे थ्रू आउट द कंट्री, बिकॉज नॉर्थ वेस्टर्ली विंड जब पेनिट्रेट करती है कंट्री में तो उससे जो टेम्परेचर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगले हफ्ते से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होंगे, और ख़ास तौर पे जो सिंध का इलाका है और अपर पंजाब है उस एरिया में, वहाँ पे लेट आई मीन एंड ऑफ द मई, यानी 30-31 मई, और फिर यकम मई और अप्रैल का एंड और यकम मई और जो फर्स्ट वीक है मई का, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने के चांसेस हैं, और इवन के कराची में भी वो टेम्परेचर 45 को टच कर सकता है। तो कराची 45? जी आपने सही सुना। कराची 45 डिग्री। तो ये तो हीट वेव टाइप सिचुएशन, क्योंकि हम भी मौसम को ऑब्वियसली अभी इतनी गर्मी हो जाती है कि हम फॉलो करते रहते हैं, तो कुछ ऐसी भी बातें हो रही हैं दैट वी माइट एक्सपीरियंस अ हीट वेव? नहीं, हीट वेव की सूरत हाल पैदा शायद ना हो, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि बीच में एक वेदर सिस्टम भी अप्रोच करेगा, वीक वेदर सिस्टम जो एक्चुअली तो नॉर्थ को ही हिट करेगा, बट उससे ये है कि टेम्परेचर्स में कमी आ जाएगी। तो इस अगले हफ्ते में, यानी मई के पहले हफ्ते में और अप्रैल के एंड में टेम्परेचर्स वार्म तो होंगे, बट दे विल रिमेन विद इन द नॉर्मल रेंज।
अच्छा, और जो हीट वेव की सिचुएशन होती है, ये बताइएगा डॉक्टर साहब, टॉकिंग ऑफ कराची 45 डिग्री इन डे, रात में कराची का खासा ठंडी हवा चलती है, समुद्री हवाएं भी इस दौरान चलती रहेंगी, क्योंकि अगर वो बंद हो जाए ना तो वो फील्स लाइक बहुत ऊपर चला जाता है। यू आर वेरी राइट, ये मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ। रात के टाइम में हवाएं चलती रहेंगी और मैक्सिमम टेम्परेचर एक दिन के लिए 45 को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर एक दिन होता है फिर डाउन हो जाता है तो फिर दैट विल नॉट जनरेट द हीट वेव लाइक कंडीशन। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अफजाल, डायरेक्टर। शदीद गर्मी, जाहिर है गर्मी का मौसम है, मई, हाँ मतलब कितना आप आराम से कहते थे, जाहिर है मई गर्मी का मौसम है, मतलब बेहतर भी हो ही सकता है, दुआ तो इंसान कर ही लेता है। छोड़ो, टू मच की बात हो रही है वैसे। चलें, ख्याल रखें अपना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पिएं, साया तलाश करें, दरख्त लगाएं। यू गोना सी यू टुमारो इंशाल्लाह। बाय।